Good afternoon, Sisti. आफ्टरनून सभी को पूनम, सृष्टि, सन्नी। वार्निंग दिया। चलिए हम लोग कहाँ तक डिस्कस कर किए थे? गुड आफ्टरनून विनय, वान्या। तो क्या डिस्कस किए थे हम लोग, कहाँ तक पहुंचे थे? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। चलिए हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो भी नंबर हो 4, 5 आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आई वॉइस नॉट क्लियर। तुम्हारे नेट में प्रॉब्लम होगी सनी, मेरी वॉइस उसी तरह है यार, ठीक है? हमारे नेट में प्रॉब्लम होगी, फिर से डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लो। देखो AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। चलिए इसमें देखते हैं। If the infertility of male, if the infertility of male, अच्छा लिख चुके हैं ये, चलिए ठीक है, ओके। हम लोग नेक्स्ट नोट करते हैं। अगला जो हमारा नंबर है, डोनर एग और एम्ब्रियो। डोनर एग और एम्ब्रियो। डोनर एग और एम्ब्रियो। चलिए, if one is unable to conceive, if one is unable to conceive, unable to conceive using her own egg। यार मैं रोज की तरह बोल रहा हूँ विवेक, चेक कर लेता हूँ। मैं रोज की तरह बोल रहा हूँ यार। चलो अब सुनाई दे रहा है विवेक? If one is unable to conceive using her own egg, an egg donated by यार सनी तुम्हारे नेट में प्रॉब्लम होगी ना, तुम अपना स्थान चेंज करो, क्योंकि यार मेरा वही स्थान है, वही सिस्टम है, ठीक है? an egg donated by another woman is mixed with another woman
is mixed with partner sperm and the resulting embryo is implanted in the uterus. This procedure can also be done. This procedure can also be done with a donated embryo or sperm. With a donated embryo और sperm. ये भी नोट कर लीजिए. इसी के साथ हम लोग का ये कंप्लीट हो गया. कुछ शॉर्ट फॉर्म है, उसके डिटेल पूछे जाते हैं, वो भी हम लोग नोट कर लेंगे. और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे. ये हो गया सबका. अच्छा, ठीक है, नोट कर लीजिए. सनी स्वाति का हो जाने दो ना. ओके. चलो लास्ट लिख लो इसका. जो भी नंबर हो. एक और होता है सरोगेसी. यार ये बताओ सनी, मेरा वही सिस्टम है ना. अब आप बताइए किसको किसको मेरी आवाज क्लियर नहीं है. सनी कह रहे हैं आवाज मेरी सुनाई नहीं दे रही है. सृष्टि आपने पूछा सर सेकेंड वुमेन का एक को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फर्स्ट वुमेन का यूटिरस. देखो ऐसा होता है कि जो ये कंडीशन होती है ना, वहाँ पे चेकअप करके ही ये करते हैं, एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा.
अगर एग एक्सेप्ट नहीं करता तो उसको फर्टिलाइज करके जाइगोट को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन क्या होता है, अगर वो जाइगोट भी एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर ये कंडीशन होती है कि वहां पे फिर उसका ट्रांसमिशन नहीं करते। लो यार सनी, देखो सबका आ रहा क्लियर है, तुम करो क्लियर नहीं है, तो मेरा आवाज तो यार सबके लिए एक ही है ना। सरोगेसी, ORR यूज। यार सनी तुम प्लीज, तुम लोग से यार बोलते हैं एक चीज हम कि नेट पे ही डालोगे स्पीड टेस्ट, उसमें ओखला का आता है, और रूम में 2-4 जगह घूम के चेक कर लो, जहाँ सबसे अच्छी स्पीड है वहां बैठ के क्लास किया करो, ठीक है, यही इसका ऑप्शन है, बाकी डजन। चलो, सरोगेसी, ORR use of a gestational carrier, use of a gestational carrier, इसको हिंदी में वान्या मजाक ना करो, किसी के ऊपर कमेंट नहीं करते यार, कितनी बार तुम लोग को समझाए, हमारे पास कोई अधिकार नहीं है किसी को कमेंट करना, ठीक है, लेकिन तुम लोग ध्यान नहीं देते हो यार हर समय। देखो ये सब, चलो कोई नहीं, पता नहीं कहाँ से सीख लियो तुम लोग इतनी बैड है किसी कमेंट करना वो करना, चलो कोई नहीं, आगे आओ। इसमें देखो क्या होता है, अनदर वुमन कैरीज एम्ब्रियो, इसमें वही कंडीशन होती है, एन अदर वुमेन कैरीज एम्ब्रियो और ए डोनर एम्ब्रियो और ए डोनर एम्ब्रियो, जिसे आप लोग कहते हैं किराए पे गोद लेना। गोद लेना दो होता है, एक वो होता है कि जो डेवलप करने के लिए गोद में लेते हैं किराए की यूटिरस लेना, एक आपका होता है वो नॉर्मल कंडीशन। यहाँ पे मतलब क्या है कि किराए पे ले लेना, जैसे पुअर पीपल को लोग क्या करते हैं, किराए पे ले लेते हैं कि आप ये मेरे बच्चे का वो करते हैं, डेवलपमेंट कर दें, फिर बाद में जो भी उसका प्राइस होगा वो हम पेड कर दें। इस तरह से हम लोग का ये कंप्लीट हो गया ATS। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप डालेंगे अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, सबसे ज्यादा इस समय जो यूज किया जा रहा है वो क्या है, गॉसी पॉल, इसको नोट कर लीजिए, गॉसी पॉल, GOSSY, गॉसी पॉल, ये है क्या भैया, नोट कर लिए, इट इज येलो पिगमेंट, इट इज ए येलो पिगमेंट, इस समय ये हर जगह क्वेश्चन लगभग इससे बन रहे हैं, पिगमेंट, इसका फार्मूला तो आपको याद नहीं करना है, लेकिन अगर चाहें तो लिख सकते हैं, कितना हो गया यार, C30H30O8, C30H30O8, आगे लिखिए, प्रेजेंट इन कॉटन सीड, प्रेजेंट मतलब ये पिगमेंट जो होता है कहाँ प्रेजेंट होता है, कॉटन के सीड में, प्रेजेंट इन कॉटन सीड, टेकन ओरली, टेकन ओरली, कितना, 10 से 20 मिलीग्राम डेली, डेली फॉर 3 मंथ एंड inhibit 3 month inhibit
स्पर्मेटोजिनेसिस, स्पर्मेटोजिनेसिस, ये आप समझ सकते होंगे। ये जो कॉटन सीड है, कॉटन सीड में क्या प्रेजेंट होता है? येलो कलर का पिगमेंट, जिसको अगर 10 से 20 मिलीग्राम डेली लेते हैं 3 मंथ तक, यह स्पर्मेटोजेनेसिस को इनहिबिट कर देता है, मतलब स्पर्म फॉर्मेशन को क्या करता है? स्टॉप करता है। तो ये नोट कर लेना यार, इसका क्या है। चलो ठीक है, हो गया आपका। अब कुछ है आपके वो है फुल फॉर्म, ये आप नोट कर लिए हैं। यस, छवि का हो गया। एक लोग और बताइए जिसका हो गया हो। सनी, नोट कर लो यार। देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, प्लांट प्रोडक्ट टेकन टू इनहिबिट स्पर्मेटोजेनेसिस, तो उसमें दे देता है कॉटन सीड पिगमेंट दे सकता है ऑप्शन में, या गॉसिपॉल दे सकता है। गॉसियम आप जानते हैं कॉटन का नाम है। निशा देखो ऐसा है कि ये गॉसिपॉल पिगमेंट का नाम है, ठीक है। पिगमेंट आप जानते हैं, पिगमेंट का नाम क्या है? गॉसिपॉल। यहाँ पे लिखे हैं स्पर्म, ये नहीं लिखना है, स्पर्म फॉर्मेशन बंद कर देता है, ये लिखना नहीं है आप। हमने यही लिखा था स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। इनहिबिट मतलब क्या होता है? स्टॉप कर देना, कम कर देना। ठीक है, ये नहीं नोट करना है। हमने यही लिखा था कि इनहिबिट स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब लिखा था। क्या होगा इसका मतलब? स्टॉप स्पर्म फॉर्मेशन, स्टॉप स्पर्म फॉर्मेशन, हमने ये लिखा था। देखो तो यहाँ पर हमने बताया ये क्या है, पिगमेंट का नाम है। और इस पिगमेंट के नाम की अगर हम बात करते हैं तो इसका फार्मूला ये दिया हुआ है। इसके बाद अगर आप कहते हैं ये पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होता है? कॉटन के सीड, देखो ये लिखा गया है कॉटन सीड, जो आप जानते हैं महाराष्ट्र का मेन प्लांट क्या है? कॉटन है। इस कॉटन के सीड में ये पिगमेंट प्रेजेंट होता है गॉसिपॉल। अगर इसको 10 से 20 मिलीग्राम डेली लिया जाए, कब तक? 3 मंथ तक लिया जाए, तो इनहिबिट मतलब क्या होता है? स्टॉप कर देगा। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्टॉप स्पर्म फॉर्मेशन। समझ में आया? हाँ, 10 से 20, ये लिखा है 10 to 20 mg। यार हमने ये लिखा है अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप देख रहे हैं, हम वहां पे बात ही नहीं चल रहे, हमने इसलिए डाल दिया अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन पूछा गया है, इसलिए हम आपको नोट करा दे रहे हैं। सबका हो गया? बोलो, हो गया सबका? यस। चलो, अब देखो कुछ फुल फॉर्म है, कुछ हम लोग पहले पढ़े हैं, कुछ नहीं, तो एक जगह हम चार्ट बना देते हैं। इसे आप जरूर रिवाइज कर लीजिए एक बार। पहला होता है IVFET, ये ई है, IVFET। इसका मतलब क्या होता है? इन
विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर इन विट्रो fertilization and embryo transfer। दूसरा देखो यार, जिफ्ट, GIFT, ये आप जानते हैं, गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। नेक्स्ट जिफ्ट, ये आप जानते हैं, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। नेक्स्ट IUI, ये क्या होता है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। नेक्स्ट पोस्ट POST, पेरिटोनियल oocyte and sperm transfer। नेक्स्ट SUZI, सब जोनल इंसेमिनेशन, सब जोनल इंसेमिनेशन। नेक्स्ट ICSI, इसको क्या कहेंगे, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नेक्स्ट TESE, टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन, टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन। लास्ट है मिसा, MESA, मिसा, माइक्रो सर्जिकल epididymal sperm aspiration, sperm aspiration, ये आप नोट करो। रास्ता कल वाला एग्जाम्पल मिला क्या, निखिल कितना हो गया, 26 एग्जाम्पल मिला क्या? हाँ एग्जाम्पल मिला नहीं मिला आप लोग डाल लीजिएगा नेट पे, आर्टिफिशियल वॉर्म, ठीक है, डाल के डिसाइड कर लीजिएगा। अगर नहीं है मिलेगा, नहीं समझ में आएगा
तो इंतजार करिएगा, ऑफलाइन होगा तो हम आप लोग को बताएंगे। आर्टिफिशियल बॉन्ड, ये डाल के आप सर्च करें। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो वेट करिएगा, ऑफलाइन जब होगा तो हम आपको बताएंगे। ये इसी के साथ हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये आप नोट कर लीजिए। ये आउट ऑफ सिलेबस है, इसका कुछ लेना देना नहीं, ठीक है। ये जिसको चाहिए वो डालेगा ना। कुछ लोग पूछ रहे थे कल वाला, तो उनको हम बता रहे हैं कल वाला देखिएगा। फिर भी नहीं समझ में आता है तो वेट करिएगा, ऑफलाइन होगा तो हम बताएंगे। सीट के लिए कल बोले नहीं, आज बोलते हैं सृष्टि। अच्छा, चैप्टर 2 का नहीं मिला, ठीक है आज बोलते हैं दोनों, ठीक है। कल बोले नहीं, आज बोलते हैं। दोनों चैप्टर का सीट हम बोलते हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपसे फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, ये हमने नोट करा दिया आपको। इसी के साथ ये आपका खत्म हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है जेनेटिक्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है, जो कौन सा चैप्टर आता है अगला, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हाँ, ये आपका अगला चैप्टर है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। यार, वान्या सर्जिकल मेथड में फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है तो हार्मोन का ट्रांसफर कैसे हो पाता है फिर यूट्रस में? जब ट्यूब ही कट हो जाती है, देखो हार्मोन जो होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ फेलोपियन ट्यूब से आते हैं, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब से अगर हम बात करें तो वो ओवरी से जो ओवम रिलीज होते हैं उसके लिए वो स्पर्म पैसेज का काम करता है, ठीक है। और उस पैसेज से आपके केवल वही आते हैं ओवम, तो वहां पे हार्मोन्स जो होता है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसीलिए हमने कहा कि ये चैप्टर जो लोग डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वहां पे कहाँ से क्या बनता है, तो वो चीजें और आपको क्लियर होंगी। चलिए अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस
एंड वेरिएशन, ये हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है। मतलब हम कह सकते हैं यूनिट सेकेंड का फर्स्ट चैप्टर, आप जानते ही हैं। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे, फिर आपके एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स हैं वो अंडरलाइन हम कराएंगे। सबसे पहली बात अगर हम करें तो पहला वर्ड आपका आता है जेनेटिक्स। सबसे पहली कंडीशन होती है, आपको ध्यान देना होगा, जेनेटिक्स क्या है, कौन बताएगा? जेनेटिक्स, जेनेटिक्स कोई बताएगा? जेनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ जीन, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नोट करते हैं ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हाँ ठीक है ठीक है, आगे देखिए, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ये आप नोट कर लेंगे, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जब हम स्टडी करते हैं तो इसे कहते हैं कि हमारा क्या होता है, जेनेटिक्स होता है। अब अगर हम बात करें कि जेनेटिक्स, तो हम ये भी कह सकते हैं जेनेटिक्स में हम लोग को दो चीज क्या पढ़ना है, आपकी एनसीईआरटी जो कहती है, मतलब क्या सर, हम लोग का फिजिक्स में 2 दिन 11 का चलता है, बायो में भी अगर 11 का कोई चैप्टर पैरेलल हो तो क्या होगा? देखो यार, बायो में जो चल रहा है वहां पे आज खत्म हो गया फंगी, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकेंड चैप्टर फंगी खत्म हुआ है। अब फंगी का एक बचा हुआ है ड्यूटीरोमाइसीट्स, ड्यूटीरोमाइसीट्स ये बचा हुआ है, कल ये चलेगा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लांट किंगडम, ये चल रहा है, जिसको पढ़ना हो वो बैठ सकता है 11, ठीक है। वो नहीं कह रहे हैं तो क्या कर रहे हैं वान्या जी, बताइए। मतलब 2 दिन आप 11th का पढ़ेंगे और 4 दिन आप 12th का पढ़ेंगे? ओके। अब यार देखो, 2 दिन 4 दिन ये हमको समझ में नहीं आता, ठीक है। हमको ये समझ में आता है, बाकी अगर आप कहेंगे 2 दिन 1 दिन, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा ये मानना है कि आप चैप्टर वाइज खत्म करें। अगर आपको 11th पढ़ना है तो आप बताइए, इसको रोक के एक चैप्टर आप 11th पढ़ लीजिए, और अगर आपको 12th पढ़ना है तो 12th का एक चैप्टर खत्म करिए। 2 दिन 1 दिन वाला ये सिस्टम गड़बड़ होता है, ठीक है, मेरे हिसाब से। बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे कहें वैसे हो जाएगा। हमारा ये मानना है कि आप जब कहें, जिस यूनिट के बाद, वहां के बाद रोक दिया जाए इसको। आप एक चैप्टर 2 चैप्टर जितना चाहते हैं वो 11th का पढ़ लें, फिर आप 12th का स्टार्ट कर दें, ठीक है। क्योंकि चैप्टर वाइज में क्या होता है कि आप, ठीक है, हम मानते हैं कि आप लोग बहुत ब्रेव हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बात मानिए कि थोड़ी थोड़ी चीजें अगर याद करेंगे, सिस्टमेटिक याद करेंगे तो आपको याद होगा। खत्म करना, या फिर हम कह सकते हैं कि फॉर्मेलिटी करना, वो अलग मैटर होता है। हम आपको खींचतान खत्म कर दें और आपको लगे कि नहीं सारी चीजें हो गई, तो वो नहीं। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा अलग करके पढ़ेंगे, 12th तो 12th, 11th तो 11th, जो चैप्टर शुरू करें उसे खत्म करें।
चलिए चलिए ठीक है, 12th कंप्लीट हो जाएगा, आपका जो टाइम है उसमें हो जाएगा, आप टेंशन नहीं, आपके टाइम के पहले ही हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, क्योंकि 1 यूनिट हो गया, 2 ही 3 यूनिट और बची है। ठीक है, और जो लास्ट बायोटेक्नोलॉजी और वो क्या बोलते हैं आपका है, इन्वायरमेंटल। विवेक, हमने क्या कहा, अगर आपको समझ में आता है तो ठीक, नहीं तो ऑफलाइन का वेट करिए, मैं भाग नहीं रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको वही करना है तो ठीक है, हम पहले आप वही कर देते हैं, फिर बाकी आगे करते हैं। हमने पहले इसीलिए कहा कि जिसको समझ में आता है आप देख लीजिए, बाकी अगर नहीं समझ में आता है, हमको पता है कि आप लोग पढ़ने से ज्यादा सर्च पे दिमाग लगा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, वैक्सीन जो बनी हुई थी सबसे पहले ह्यूमन ट्रायल हुआ था क्या? विवेक जी बताइए, या कोई भी चीज होता है तो पहले ह्यूमन ट्रायल होता है क्या? इथिकल इश्यूज जानते हैं आप? आइए, एथिकल इश्यूज जो होते हैं वो आप जानते हैं क्या होता है? हमने आपसे पहले कहा कि जिसको समझ में आता है ठीक, नहीं तो ऑफलाइन का वेट करिए, आप जितना कहेंगे उतना हम आपको बताएंगे। अपने लिए आप किसी और का टाइम न किल करिए। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं क्या होता है, हेरिडिटी, और दूसरा हमारा क्या होता है, वेरिएशन। वेरिएशन हम ये कह सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे, कुछ वो चीजें डिस्कस करेंगे, हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, जैसे अगर हम बात करें कि कुछ टर्म्स जो हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, तो आप देखिए पहला पॉइंट अगर हम बात करें, टर्म जेनेटिक्स गिवन बाय, द टर्म जेनेटिक्स किसके द्वारा दिया गया था, कौन बताएगा? टर्म जेनेटिक्स गिवन बाय मेंडल। नहीं यार, मेंडल को फादर माना गया भैया, ये आपके थे विलियम बैटसन, आप नोट कर लेंगे, विलियम बैटसन। कब दिया था? 1906 में। ये आप ध्यान दीजिएगा, टर्म जेनेटिक्स गिवन बाय विलियम बैटसन, 1906 में। अब अगर हम बात करें, इन्होंने जो दिया था, हाँ पूनम, 1906 जो दिया था ये जेनेटिक्स वर्ड, इन्होंने नाम तो रख दिया जेनेटिक्स, लेकिन ये कहाँ से डेवलप किया गया कभी पूछा जाता है तो आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड। और ग्रीक वर्ड में कौन सा होता है, जीनेसिस, जीनेसिस। अब हम जीनेसिस का मतलब क्या होता है तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, मीनिंग टू ग्रो इन टू, इसका मतलब क्या होगा, मीनिंग क्या होती है, टू ग्रो इन टू, और टू बिकम, और टू बिकम, ये होता है जीनेसिस का मतलब। कभी आ जाए ध्यान दीजिए, टू ग्रो इन टू। हो गया, क्योंकि ग्रीक वर्ड जो होते हैं वो इजी होते हैं बाकी की तुलना में। ठीक है, चलिए हो गया ये इतना सबका। दूसरा वो डिपेंड करता है उसके ऊपर,
जो डिस्कवरर होता है वो कौन सी लैंग्वेज, कौन सा वर्ड यूज करेगा, उसके ऊपर होता है ये। तो चलो, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बात करेंगे, और जी इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी, और फिर हम लोग क्या करेंगे उस पर कुछ क्वेश्चन देखें, क्योंकि वो चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर हम आपसे बात करें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, ये बेसिक टर्म है, बहुत बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसे टर्म है जो आपको बार बार कंफ्यूज करते हैं। सबसे पहली कंडीशन हम कहते हैं जी। दूसरा क्या होता है, जीनोटाइप। एक, इसको हम एक तरफ लिखेंगे तो ज्यादा सही, एक तरफ हमको बताने में आसानी होगी, दोनों आप साथ देख रहे हैं। इम्पोर्टेंट टर्म, अब इम्पोर्टेंट टर्म की जब हम बात करते हैं तो एक हमारा होता है, दूसरा हम लोग देखेंगे जीनोटाइप। जीनोटाइप ये हम पहले ही देख लेंगे। फिर हमारा एक और क्या होता है, जीनोटाइप में हम सपोज दैट एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए अच्छा बाद में बात करेंगे। फिर हम बात करते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप, फिर हम लोग बात करेंगे डोमिनेंट। डोमिनेंट, फिर हम बात करेंगे रेसेसिव। रेसेसिव, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारा क्या होता है, कैरेक्टर। यहाँ से आपको ध्यान देना होगा ज्यादा, बाकी तो आप जानते हैं, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ से होता है, कैरेक्टर। नेक्स्ट क्या होता है, कैरेक्टर के बाद अगर हम बात करें ट्रेट, इसी में दोनों में ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ट्रेट। फिर आपका होता है एलिल। एलिल्स, फिर हम कह सकते हैं होमोजाइगस हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस, अगला हमारा होता है हेटेरोजाइगस। ये कुछ हमारे टर्म्स हैं, आप एक जगह नोट कर लें, और इसमें एक एक चीजें क्लियर करना बहुत जरूरी है। चलिए नोट कर लीजिए ये, फिर हम एक एक की बात करते हैं। इसका डिफिनीशन छवि, ये टर्म का, अभी हम टर्म को एक एक चीज एक्सप्लेन करते हैं, फिर आप डिफिनीशन खुद समझ में आ जाएगा, और फिर हम कहेंगे तो नोट करा देंगे, या खुद आप लिख सकते हैं, ठीक है। मेन आपको समझना जरूरी है। हो गया। चलो, अब देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जीनोटाइप, फिनोटाइप, डोमिनेंट, रेसिव, यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि ये जब हम यहाँ से एग्जाम्पल लेके चलेंगे तो ये सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। सपोज दैट अगर हम कह दें कि ये हमारा क्या होता है कि एक पी को हम मान लेते हैं, पी प्लांट, ठीक है। अगर हम कह दें मेंडल ने जो लिया था पी प्लांट में, एक लिया था कलर ऑफ फ्लावर, हम कह दें, ठीक है, या हम ऐसे कह दें कि हम कलर फ्लावर की बात कर रहे हैं, तो एक फ्लावर हमको ऐसा मिल रहा है, जैसा हम कह सकते हैं कैसा है, गोल्डन, या हम कह सकते हैं पिंक, या रेड ले लेते हैं, रेड है। दूसरा हम कह दें हमारा फ्लावर कैसा है, व्हाइट,
अब आप समझिएगा, हमने क्या कहा कि कलर फ्लावर को अगर हम लेते हैं तो ये कलर ऑफ फ्लावर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, करेक्टर। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। अब इसका जो ट्रेट है वो क्या है, या तो रेड है या तो व्हाइट। इस रेड या व्हाइट को हम क्या कहेंगे, इसका क्या है, ट्रेट। समझ में आया। तो और हम कह सकते हैं ये हो क्या रहा है, वेरिएशन। क्या हो रहा है, वेरिएशन। इतना समझ में आया। करेक्टर और ट्रेट में क्या डिफरेंट है, बोलो। इतना समझ में आया, करेक्टर और ट्रेट में क्या डिफरेंस है। जैसे अगर हम कह दें प्लांट लेंथ, समझो। अब ये प्लांट लेंथ जो है ये क्या है, इसका करेक्टर है, इसका लंबाई का। करेक्टर क्या है, लंबाई। अब हम कहते हैं कि लंबाई क्या होगी, या तो हम कह सकते हैं टॉल होगा, या हम क्या कह सकते हैं, ड्वार्फ होगा। मतलब या तो लंबा होगा या फिर बौना होगा। अब ये लंबा या बौना जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरिएशन। ठीक है। और वेरिएशन में इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रेट। समझ में आया। बोलो जल्दी बोलो, सबको समझ में आया। चलो, तो अब हम देखो कह सकते हैं, अगर हम बात करें, जब पूरा मिल जाएगा यार। तो अब हम अगर बात करें कि ये चीज, तो आप दो चीज समझ गए होंगे। यहाँ पे हम चल, तो हम कह सकते हैं करेक्टर हमारा क्या होता है, ट्रेड हमारे क्या होते हैं, टू कंट्रास्टिंग करेक्टर को ट्रेड कहते हैं। कर सकते हैं ना यार, टू कंट्रास्टिंग करेक्टर, नोन एज ट्रेड। कर सकते हैं, जल्दी बोलो। कर सकते हैं ना। करेक्टर आप जानते हैं, हमने पहली बात कर लिया, अपीयरेंस। चलो, अब अगर हम कह दें कि यहाँ पे ये एलिल्स क्या है, ये ध्यान देना। अगर हम बात करें एलिल क्या है, एलिल, यहाँ देखो लिखा गया ना, एलिल्स। एलिल्स क्या होते हैं, तो आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ, जैसे अगर हम बात करें ये दो, तो ये आपके क्या हो गए, कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। इसे हम क्या कहते हैं, हम लो यार शुभम, तुम जीन को यहाँ लाके घुसा दिए भैया, एक एक करके क्लियर करो ना, हम सब बताएंगे। एक बार एक एक सब क्लियर कर लो, तो सबको लाके घुसाना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तुम जीन की बात करोगे और हम जीन को चले बताएं तुम्हें पहले, ये फिर चला जाएगा। अरे यार वेट करो, हम सब बता रहे हैं। देखो एलिल की बात हम करते हैं। लो, तो यार हद तो महान हो, चलो कोई नहीं। एलिल्स हमारे क्या होते हैं, हम कह सकते हैं एलिल हमारे क्या होते हैं, ये हमेशा पेयर में होते हैं। कैसे होते हैं, पेयर में। ठीक है। अब हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को क्या कहेंगे, एलिल्स। समझ में आया। तो ये हमारा क्या है, एलिल है दोनों। ये दोनों क्या है, एलिल। अगर हम कहें ये किस तरह के एलिल हैं, तो आप कह सकते हैं ये आपके जीनोटाइप। कैसे हैं, जीनोटाइप एलिल। कैसे, क्योंकि इसमें अगर हम बात करें, रेड को हम रिप्रेजेंट करें आर से और व्हाइट को रिप्रेजेंट करें आर से,
तो अब आपको पता है कि इसका जीन अलग है, इसका जीन अलग है। समझ में आया इतना? यहाँ तक सबको समझ में आया? जल्दी बोलो। चलो, अब हम कहते हैं हमारे पास दो है, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस कंडीशन। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे भी, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस कंडीशन। इसके पहले हम देखेंगे तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है रेड कलर का, ये रेड दिखेगा तो इसे हम क्या कहेंगे, फिनोटाइप कह सकते हैं, फिनोटाइप। ये हमारा दूसरा फिनोटाइप होगा क्योंकि व्हाइट दिख रहा है, फिनोटाइप कह सकते हैं ना, बोलो। तो हम कह सकते हैं फिनोटाइप क्या होता है, कलर विच अपीयर नोन एज फिनोटाइप। यहाँ हम कह सकते हैं क्योंकि हम कलर की बात किए हैं तो हम ये कह सकते हैं करेक्टर विच अपीयर नोन एज फिनोटाइप। इतना समझ में आया? सनी जीनोटाइप बता रहे हैं, एक एक क्लियर करो ना, बोलो। फिनोटाइप सभी को देखो, अब हमारा क्लियर हो गया ये, किसी को अगर इसमें डाउट हो तो बताना। इतनी चीजें हमारी क्लियर हो गई, एक फिनोटाइप क्लियर हो गया, दूसरा करेक्टर क्लियर हो गया, तीसरा ट्रेट क्लियर हो गया, एलिल क्लियर हो गया। इतना सबको क्लियर हो गया, इसमें अगर किसी कुछ डाउट हो तो बताइए। चलो, अब देखो अगर हम बात करें, सपोज दैट इसका ये देखो जीन है, इसका ये जीन, समझो। और अगर हम कह दें ये बताओ कंट्रास्टिंग करेक्टर क्या थे, देखो हमने लिखा है कंट्रास्टिंग करेक्टर को क्या कहते हैं, ट्रेट कहते हैं। समझ में आया सनी? हाँ यार, ठीक है वही है, लेकिन एक एक अलग करके बात देखो, अभी कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे, तुम कह रहे हो वही जीन एलिल को मिलाओ मत अभी, हम लास्ट में जब पूरा क्लियर हो जाएगा इसीलिए हमने जीन सबसे पहले लिखा है, अभी और एग्जाम्पल नहीं, तो वहां पे ये क्लियर कर देंगे कि वही एलिल होता है। चलो, अब देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, एलिल में कम्बिनेशन ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो कॉम्बिनेशन क्या हो गया, ये देखो ये कॉम्बिनेशन हो रहा है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, एलिल पेयर। समझ में आया सनी? सनी, चलो, अब देखो जब हम बात करते हैं जीनोटाइप का, तो हम ये कहते हैं कि करेक्टर कंट्रोल्ड बाय, देखो क्या कह सकते हैं, या जीनोटाइप कंट्रोल द करेक्टर, जीनोटाइप कंट्रोल्ड करेक्टर, करेक्टर। तो अब हम कह सकते हैं जो करेक्टर हमें दिखाई दे रहा है वो कंट्रोल किसके द्वारा होता है, जीन के द्वारा होता है, और उनका जो कॉम्बिनेशन होता है उसे कहते हैं जीनोटाइप। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, आप जानते हैं ये आर, आर रिप्रेजेंट करेगा जीनोटाइप, ये आर, आर रिप्रेजेंट करेगा इसका जीनोटाइप, क्योंकि ये दोनों जहां मिलेगा ये व्हाइट दिखेंगे, ये जहां मिलेगा रेड दिखेंगे। अगर आप ये बात करेंगे, ये भी इसको रिप्रेजेंट करेगा जीनोटाइप। ठीक है, अब जीनोटाइप कैसे रिप्रेजेंट करेगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक जीन डोमिनेंट का है, एक रिसेसिव का है, ये डोमिनेंट वाला रिसेसिव को इनहिबिट कर देगा, लेकिन इनके जीन्स हैं ये, इसे हम क्या कहेंगे, जीनोटाइप। समझ में आया सनी? जीनोटाइप भी सबको क्लियर हुआ या फिर से हम बताएं? जीनोटाइप सबको क्लियर हुआ? चलो, अब देखो यहाँ से थोड़ा सा अलग करते हैं अब। ठीक है, अब हम इसे चलते हैं आगे। हमने, चलो अच्छा फिर से बताते हैं तुम्हें जीनोटाइप का।
अरे हम सब नोट कराएंगे जी, पहले समझ तो लो। ठीक है, जितना हो सक रहा उतना नोट करते चलो, बाकी हम सब नोट कराएंगे, पहले समझो। चलो तुम नोट करने की बात करो, चल तो इसी सब में देखते चलो। यहाँ पे हमने क्या बताया था आपको? करेक्टर तो आप जानते हैं, यहाँ कुछ बताना नहीं है आपको। ट्रेट कैसे नोट करेंगे तो आपको बताया गया है क्या होता है ट्रेट। तो हमने अभी आपको बताया था, क्या बताया था ट्रेट क्या होता है बताइए। ट्रेट क्या बताया था मैंने, कोई बताएगा? सर फिनोटाइप के जीन को जीनोटाइप कहते। अरे यार तुम लोग हर चीज को मिला। देखो यार एक चीज बताएं, हमने आपसे बार बार एक चीज कहते हैं। हाँ, टू कंट्रास्टिंग करेक्टर हम पूछ ये रहे। देखो यार एक चीज ध्यान दो कि रिसर्च करने के लिए आपके पास बहुत समय है, ठीक है। आप अपने काम की चीज पढ़ें, हम आपको बार बार ये चीज कहते हैं, हमने अभी आपको बताया। पहले अब चलो यहाँ से चलो एक एक हम डिफिनेशन नोट करा फिर बताते हैं कि टू कंट्रास्टिंग करेक्टर को ट्रेट कहते हैं। टू कंट्रास्टिंग करेक्टर, इतना सबको समझ में आया? अब देखो यही बता देना भैया जिसको डाउन डाउट। नहीं तो जेनेटिक्स देखो, अगर स्टेप बाय स्टेप क्लियर नहीं करोगे तो बहुत कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत आपको कंफ्यूज करता है। अभी हम आपको 10-20 क्वेश्चन भी कराएंगे इसी टर्मिनोलॉजी से, लेकिन पहले आप समझो इसको। ये सबको समझ में आ गया, अब हम ट्रेड नहीं बताएंगे, जिसको कहीं डाउट हो अभी क्लियर कर लो ट्रेड। समझ में आ गया? चलो ये हो गया। यहाँ पे हमने बताया था करेक्टर क्या होते हैं, ये तो सबको पता ही है। अब हम कहते हैं एलिल। तो एलिल में हमने बताया था आपको कॉम्बिनेशन ऑफ। चलो भैया, हमने कहा जैसे ये आपका फ्लावर कलर, समझो सनी, फ्लावर कलर। ये जो फ्लावर कलर है इसे हम क्या कहेंगे? करेक्टर। किस चीज का करेक्टर है? ये रंग का करेक्टर है कि कैसा दिख रहा है। समझ में आया सनी? सनी लो, बोलोगे ही नहीं। सनी इतना क्लियर हुआ? हाँ हाँ। अब सही करो कि इसका जो हो जाएगा रेड और व्हाइट जो हो जाएगा वो ट्रेड। कंट्रास्टिंग का मतलब क्या होता है? अब ये बताओ, हमने क्या इस करेक्टर को क्या दिखाओगे? ये हो गया इसका रेड हमने कह दिया, इसको व्हाइट कहोगे। फिर हमने कहा ये लंबा है, लेंथ हाइट की बात हम कर रहे हैं, हाइट। ये इसमें एक चीज बताओगे लॉन्ग। फिर हम कहेंगे ये डॉर्फ है। ठीक है। तो कंट्रास्टिंग मतलब क्या होता है कि जो हमें दिखे, जो अपीयर हो उसी को कहते हैं कंट्रास्ट। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है कंट्रास्टिंग। नई इच्छा हो तो हटा दो इसे, कोई लेना देना नहीं है। बस आपको ये समझना है करेक्टर के दो फॉर्म होते हैं। करेक्टर मतलब होता है लक्षण। उस लक्षण के जो दो फॉर्म होते हैं, उसी दो फॉर्म या दो प्रकार को ही आप कहते हैं ट्रेट। जैसे हमने कहा स्किन। अब स्किन में क्या होगा? या तो डार्क स्किन होगी, कोई काला होगा, या फिर कैसा होगा? लाइट स्किन होगी, कोई हल्का काला होगा या गोरा होगा। अब ये स्किन क्या हो गया? करेक्टर हो गया। इसके दो फॉर्म कौन से हैं? एक तो काला, एक सफेद। ये आपके हो गए ट्रेट। ये एक लाल एक सफेद क्या हो गया? ट्रेट। एक लंबा एक बौना क्या हो गया? ट्रेट। अब सब कुछ समझ में आया कि अभी भी कोई बचा हुआ? बताओ यार। बोलो नहीं समझ में आया तो हम फिर से बताएंगे। ट्रेट सबको आ गया ना? कोई बचा है ऐसा जिसको नहीं आया? आ गया सबको? चलो, अब भैया हम ट्रेड को यहाँ से गायब कर रहे हैं।
अब आगे आओ। ट्रेड के बाद आओ अब आगे। तो हमने क्या कहा था, एलिल क्या होता है। यहाँ पर हमने लिखा कॉम्बिनेशन, ध्यान दो, कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रास्ट। अरे यार सनी, हम सब चल रहे हैं, फिर से यहीं से चलेंगे, वेट तो करो यार। एलिल की बात हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर। हमने क्या कहा, हम फिर से बता रहे हैं, आप वेट करिए। अब ये सब कुछ समझ में आया, एलिल क्या होते हैं, अभी भी कोई डाउट है? ये हो गया, तो समझ में आ गया, करेक्टर आ गया। एलिल बताओ, जल्दी बोलो, किसी कुछ डाउट हो तो ठीक, मैं तुम आगे चलो, बोलो यार। क्लियर, चलो एलिल भी हमारा क्लियर हो गया। चलो एलिल भी क्लियर हो गया हमारा। स्वाति ने कहा इसके एग्जाम्पल। चलो भैया देखो एग्जाम्पल, हमने कहा अभी आपसे, एक आपने लिया रेड, दूसरा लिया व्हाइट। अब जब रेड और व्हाइट ले रहे हैं, ये रेड और व्हाइट हमारा क्या है, इनका कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, जीनोटाइप। हो गया है बाबू, खराब कैसे हो गया है। अभी हम देखेंगे जीनोटाइप कैसे, क्योंकि रेड का जीनोटाइप कैसा होगा आप जानते हैं, खराब हो गया है। ये हमारा होगा आर और आर। इसका जीन कैसा होगा, ये और जब जीन हमारे नहीं सेम है, होते हैं तो उसी को कहते हैं जीनोटाइप। समझ चालीस में आ गया, या हम कह सकते हैं कर हमारा एक पिंक होता है। अब पिंक का जीनोटाइप देखेंगे तो ये और ये जीनोटाइप सबको समझ में आया। नहीं जलता है, खराब हो गया है वो। हम आज ही देखे, आज ऊपर देखे देखे तो लाइट था, ऊपर जल रहा था, नीचे आकर देखे तो नहीं जल बोलो रहा था। बोलो बोलो, जल्दी बोलो, जीनोटाइप समझ में आया। चलो अब हमने कहा कि एलिल क्या होता है, यहाँ हमने लिखा था कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर। एक करेक्टर ये है, दूसरा करेक्टर ये है। अब दोनों को अगर हम मिला देंगे तो हमारा क्या बन गया, एलिल बन गया ना। एग्जाम्पल पूछा था स्वाति आपने, एलिल बना कि नहीं बना स्वाति। चलो क्लियर हो गया ये। अब आओ भैया सनी, तुम अपने पे आओ, तुमने कहा जीनोटाइप और फिनोटाइप। सनी देखो तो अपना जीनोटाइप हमने क्या कहा, ये आपके रेड हो गए, और किसके हैं ये, फ्लावर कलर का, और ये आपका हो गया व्हाइट, ये हो गया। अब हमको ये बाहर से कैसा दिखा, लाल दिख रहा है, रेड दिख रहा है, ये बाहर से कैसा दिख रहा है, हमको व्हाइट दिख रहा है। तो हम वही कहते हैं कि जो हमको जैसा दिखता है उसी को उसका फिनोटाइप कहते हैं। ये क्या हो गया इसका फिनोटाइप, क्या कहेंगे, करेक्टर विच अपीयर, करेक्टर विच अपीयर रिप्रेजेंट फिनोटाइप, फिनोटाइप जो करेक्टर दिखेगा उसी को फिनोटाइप कहेंगे। समझ में आया, फिनोटाइप सबको क्लियर हो गया। अगर हम कहें इसका फिनोटाइप क्या है, इसका फिनोटाइप लाल है, इसका फिनोटाइप वाटर है, वाइट है। अगर हम कह दें ये और ये क्या है, इसका फिनोटाइप पिंक। और दूसरा हमने कहा लंबा, लॉन्ग, इसका फिनोटाइप लॉन्ग है। डार्क, बौने का फिनोटाइप डार्क, बौना है। इसके डार्क जो था ये फिनोटाइप हो गया, जो लाइट था ये फिनोटाइप हो गया। इतना सबको समझ में आया, फिनोटाइप भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। चलो
अब देखो फिर हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो फिनोटाइप हमारा होता है वो कंट्रोल किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमने कहा कि फिनोटाइप हमको दिखा रेड, ये रेड किसके कारण है, क्योंकि यहाँ पे ये दो जीन प्रेजेंट हैं, कैसे हैं, रेड कलर के। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारा हो गया जीनोटाइप। ठीक है, तो हम कहते हैं जीनोटाइप कंट्रोल द करेक्टर, कंट्रोल द करेक्टर कलर, मतलब जिसके कारण वो करेक्टर हमको दिखा उसको हम कहते हैं जीनोटाइप। समझ में आया सबको जीनोटाइप? सनी केसरी समझ में आया? चलो अब देखो हम चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, जब हम यहाँ पे चलते हैं तो कंडीशन क्या होती है उसको थोड़ा सा देखो, ये क्लियर कर लेना भैया, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है, जहाँ भी डाउट है जिसको क्लियर। अब जैसे हमने क्या किया, सपोज दैट ये आपका एक क्रोमोसोम, ये आपने पढ़ा ही होगा 11th में, होमोलोगस क्रोमोसोम हमने क्या कहा, ये आपके क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम। समझ में आया? ये हमारे क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम। अगर हम कह दें इस पे हमारा जो प्रेजेंट था ये प्रेजेंट था, इस पे हमारा प्रेजेंट था ये आर क्रोमोसोम। फिर समझो, आप जानते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम ये आपके पेयर में होते हैं, इतना सबको प्रेजेंट पता है, इतना सबको क्लियर है? मैसेज डालते रहो यार, वाई वाई डालते रहो, तो चलते रहे हम। जिसको डाउट हो तो नो डाल दो, यन डाल दो, फिर रुक जाएंगे हम। बोलो। चलो अब हम कहते हैं कि इस पे आपका ये प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, आप जानते हैं ये प्रेजेंट है आर, ये प्रेजेंट है आर। हम ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक कंडीशन ये आपका जिम्मेदार है किसके लिए, व्हाइट के लिए, ये किसके लिए जिम्मेदार है, रेड के लिए। ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं इसी को आप क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस। समझ में आया? और इसी होमोलोगस क्रोमोसोम पे अगर यहाँ पे ये आर प्रेजेंट है, यहाँ पे ये आर प्रेजेंट है, इसे कहोगे होमोजाइगस। अच्छा, नहीं समझ में आया फिर से स्वाति को। चलो हम फिर से बताते हैं, हमने क्या कहा, आपने पढ़ा होगा होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, पेयर में, तो हमने ये बना दिया होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब दोनों क्रोमोसोम एक जैसे। इतना समझ में आया स्वाति? स्वाति, होमोलोगस क्रोमोसोम आप जानते हैं? यस, चलो अब हमने कहा कि जैसे ये आपका ये आर क्या था, ये आपका एक ट्रेड था, या हम कह सकते हैं ये आपका एक एलील है। एलील कहाँ प्रेजेंट है, आपने देखा आर एक क्रोमोसोम पे, दूसरा एलील स्मॉल आर है, कहाँ प्रेजेंट है, दूसरे क्रोमोसोम। अब देखिए, अगर ये इस तरह से प्रेजेंट है, इसको आप नोट करेंगे तो इनका कॉम्बिनेशन ये बनेगा। ठीक है, अब आप कह सकते हैं जब होमोलोगस क्रोमोसोम पे आपके ट्रेड अलग अलग होते हैं, देखो एक ट्रेड ये था, दूसरा ये था, जब ये ट्रेड अलग अलग होते हैं तो उसे हेट्रोजाइगस कहते हैं। और जब ये दोनों ट्रेड होमोलोगस क्रोमोसोम पे सेम होते हैं तो उसे होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं। समझ में आया साथी? देखो ये आर क्या है, ये ट्रेट है आपका।
स्वाति समझ में आया? चलो अब हम कह सकते हैं भैया ये हमारा क्लियर, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, आगे अगर चलते हैं, जीन की जो आप बात करते हैं, यही हमारा क्या होता है, ये जीन, ये क्या है हमारा जीन। ये जीन किसके लिए जिम्मेदार है, व्हाइट के लिए। ये जीन किसके लिए जिम्मेदार है, रेड के लिए, ठीक है। अब हम कह सकते हैं जीन या एलिल, अभी जो पूछ रहा था कौन, मोहित या शुभम कौन थे, आपको समझ में आ गया? मोहित शुभम जो भी थे, क्लियर हुआ? बोलो यार। चलो अब अगर हम कहें हमारे पास दो बचा है डोमिनेंट, अब इसको समझ, डोमिनेंट और रिसीव भी यही समझ लो। फिर इस पे हम कुछ नहीं मिलती। देखो अगर हम कहते हैं, जैसे हमने कहा कि ये आर रेड के लिए जिम्मेदार है, ये व्हाइट के लिए, अब दोनों साथ साथ पाए गए इस कंडीशन में। अब कंडीशन ये होती है कि अगर ये हमको रेड दिख रहा है तो हम कहेंगे आर हमारा डोमिनेंट है व्हाइट पे। हम कह सकते हैं कि जब हमारे क्या होते हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन हो, हेट्रोजाइगस कंडीशन हो, हेट्रोजाइगस कंडीशन हो, उसमें से जो दिखाई दे, इट मीन्स विच appear known as dominant, जो दिखेगा वो डोमिनेंट हो गया। देखो ये हेट्रोजाइगस हो गया, ये आर रेड के लिए जिम्मेदार है और ये स्मॉल आर व्हाइट के लिए। तो आर ये दिखा, ये रेड कलर का दिखा, तो ये हो गया आर डोमिनेंट हो गया, रेड क्या हो गया, डोमिनेंट। और यहाँ पे जो ये हो गया, ये हो गया रिसेसिव। इतना सबको समझ में आया? यस, ओके ओके, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये हमारा कंप्लीट हो गया कुछ टर्म्स। अब इस पे हमको क्या करना है, कुछ न्यूमेरिकल, ताकि आपको और क्लियर हो जाए चीज, ठीक है। अब वो न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। तो वो हम इसे रब करके चलते हैं। देखो कुछ न्यूमेरिकल हम देखते हैं, बहुत इजी इजी एकदम बेस से चल रहे हैं, ताकि आपको बेसिक क्लियर होगा, चीजें आप समझ जाएंगे। जब बेस क्लियर नहीं होगा, रट्टा मारते रहेंगे तो फिर आप रट्टा मारते रह जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। अब चलो अगर हम ये कह दें, हमने ये क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, हमने ये एक क्रोमोसोम बनाया, ये हमारा एक होमोलोगस क्रोमोसोम। ये क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप समझिए, हम आपसे पूछ रहे हैं। अब हम यहाँ से आपको ये बताएं कि यहाँ पे प्रेजेंट है आर, यहाँ पे प्रेजेंट है आर, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, नहीं ये गलत हो गया, ये आर आर कर दो। अगर हमने कहा यहाँ पे आपका है आर, फिर हमने कहा यहाँ पे प्रेजेंट है आर, यहाँ पे प्रेजेंट है, ये हमने बना दिया क्रोमोसोम। अब हम आपसे पूछें हाउ मेनी क्रोमोसोम प्रेजेंट, पहला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। हाउ मेनी क्रोमोसोम। अब जिसको डाउट होगा वो क्लियर भी कर लेगा, भैया लोग आंसर दे रहे हैं तो हम लिखते जा रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा भैया, 6।
6 क्रोमोसोम यहाँ पे हैं। कितना हो गया? अब हम कहते हैं दूसरा, हाँ जिसको भी डाउट हो क्लियर कर लेगा, नहीं तो काम चलता रहेगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी क्रोमोसोम पेयर प्रेजेंट, हाउ मेनी क्रोमोसोम पेयर प्रेजेंट, जल्दी आंसर दो। ये भैया होगा 3, जिसको डाउट हो क्लियर कर लेना। 3 हो गया। अब हम तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, देखो हम बार बार कह रहे हैं जिसको डाउट हो क्लियर कर लेना। ये देखो एक पेयर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा कौन सा हो गया? अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी टाइप ऑफ एलील आर प्रेजेंट, हाउ मेनी टाइप ऑफ एलील आर प्रेजेंट। यहाँ पे पूछा कितने टाइप के एलील प्रेजेंट हैं, इसका आंसर क्या दिया, किसी ने 2 दिया। इसे आप समझ जाइए, इसका आंसर होगा 2। जिसको न समझ में आए बताएगा, हम फिर से बताएंगे, और समझ गए हो तो कोई बात नहीं। एक्सप्लेन करना बताइए, हम एक्सप्लेन कर दें। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप ऑफ होमोजाइगस टाइप प्रेजेंट। देखिए, हाउ मेनी होमोजाइगस जीनोटाइप प्रेजेंट, होमोजाइगस जीनोटाइप प्रेजेंट। तो इसका भी आंसर क्या आएगा भैया? 2। जिसको डाउट हो क्लियर कर लेना। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये सब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आप कंफ्यूज करते हैं। आप देख लीजिए नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमिट, हाउ मेनी, थर्ड समझा दीजिए। चलो अच्छा लिख लेने तो समझा। चलो अच्छा इसको हम रोक देते हैं, थर्ड बताते हैं। देखो थर्ड में क्या लिखा, हाउ मेनी टाइप ऑफ एलील पूछा है ना, ये नहीं पूछा है कि कैसे उनका कॉम्बिनेशन हो रहा है, टाइप पूछा है। तो एक टाइप आपका एलील ये है रेड, और दूसरा टाइप क्या है? व्हाइट। अब इसी का जीनोटाइप अलग हो रहा है ना, ये देखो यहाँ पे क्या है, दोनों के जीनोटाइप सेम है, यहाँ पे दोनों का जीनोटाइप अलग है, यहाँ पे दोनों जीनोटाइप सेम है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ एलील 2 ही हुए, ये लाल के लिए, ये व्हाइट के लिए। समझ में आया निशा? क्या समझ में आया? चलो अब देखो 4 लास्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 4 5 जो भी हो, हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमिट, हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमिट will be formed by ये कह रहे हैं बाई आर। यही आपसे पूछा है, क्योंकि हमने आर यहाँ लिखा है। इसके द्वारा कितने गैमिट बन सकते? शुभम 4 नहीं मेरे भाई, 2 गैमिट बनेंगे यार। 4 कैसे बनेंगे? अरे यार एक गैमिट ये बनेगा और दूसरा गैमिट ये बनेगा। गैमिट आप जानते हैं मियोसिस से बनता है, 2 ही तो बने। ठीक है, 3 कैसे बनेंगे भाई? वो तो आपका ये हो गया ना, ये तो आपका गैमिट नहीं बना रहे हैं, ये तो आप जीनोटाइप दे रहे हैं पूरा। अब गैमिट आप जानते हैं मियोसिस से बनता है। अरे ये तो दूसरा हो गया, ये तो कॉम्बिनेशन आप दे रहे हैं। ठीक है, गैमिट जब बनता है तो आप जानते हैं इससे अलग होकर के ये बनाएगा, ये गैमिट इससे अलग होगा तो ये गैमिट मियोसिस से बनता है ना। शुभम समझ में आया? इसका गैमिट बनेगा ये, इसका गैमिट बनेगा ये, इसका गैमिट ये, इसका गैमिट ये। तो देखो कितने तरह के, एक
कैपिटल आर वाला गैमिट, एक स्मॉल आर वाला गैमिट। चलो क्लियर हो गया सबको? वो फार्मूला देखो आगे बताएंगे, पहले बेस देखो, ठीक है? चलो ठीक है, तो हम लोग क्लास को ऑफ करते हैं। कल हम लोग क्या करेंगे, इसको और आगे चलेंगे। ये हमने कुछ बेसिक चीजें आपको बता दी। किसी कुछ डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो बताइए। क्लास को ऑफ करें। ओके थैंक्स। आज क्लास सस्पेंड हो चुका है, किस चीज का? अच्छा क्यों यार? क्यों? चलो अच्छा ठीक है। नेटवर्क इशू, तो यार वो तो हर जगह है, ठीक है? नेटवर्क इशू तो हर जगह है। यार देखो सनी, एक चीज तो ये जान लो कि आप ये चाहोगे कि हर चीज एक जैसी हो, तो वो संभव नहीं। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहाँ पे आपको रट्टा मारनी है, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहाँ पे आपको रट्टा नहीं मारना है, समझ में आ जाएगा। ये हमने पहले ही आपसे कहा था कि वो जो हम लोग पढ़ रहे थे वो रट्टाफिकेशन, ये आपका जो है ये कॉन्सेप्ट पे है। अब जितना आप पढ़ेंगे सब कॉन्सेप्ट पे है, इवोल्यूशन को छोड़, ठीक है? बायोटिक में आएंगे तो वहाँ भी कॉन्सेप्ट पे है, जेनेटिक्स में आएंगे तो वहाँ तो और पूरा पूरा है ही है। समझ में आया? अरे तो हमको और आगे भी काम है ना, और भी आगे हमारे क्लास हैं। अब सिर्फ आप ही लोग नहीं है भैया, टाइम एकदम फिक्स है। अब हम 5 मिनट में आपको क्या पढ़ा दें, 4 बजे से हमारी दूसरी क्लास है, ठीक है? चलिए, इसमें किसी कुछ डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइए, नहीं तो ऑफ करते हैं हम लोग। यार इसके बाद आप लोग का क्लास नहीं है, वो दूसरा मेरा क्लास है, ठीक है? उसमें अन अकेडमी में एक चलता है, वो ऑनलाइन रिकॉर्डेड, वो क्या कहते हैं, डाउट सॉल्विंग, वो अब क्लास हो जाएगा मेरा। उसकी टाइमिंग है 4 बजे से, तो हम बहुत लेट करेंगे, 4:05 4:10 तक शुरू कर देते हैं। ओके थैंक्स, कल हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे। अरे यार वो रेगुलर क्लास नहीं मेरा अकेडमी का ना, रेगुलर क्लास आप एक ही जगह कर सकते हैं, क्योंकि रेगुलर में ये होता है कि आपको टाइम देना पड़ता है। वहां पे सिर्फ मेरा डाउट वहाँ दो तरह का होता है। एक डाउट ये होता है कि आप रिकॉर्ड करके अपलोड कर दें, दूसरा डाउट होता है फेस टू फेस डिस्कशन, ठीक है? जो बच्चे वहाँ पे एडमिशन लिए हैं या इनरोल्ड हुए हैं वो फेस टू फेस डिस्कशन करते हैं। उसके एक बच्चे का टाइम जो होता है वो 10 मिनट होता है, ठीक है? उससे ज्यादा वो अपने आप, उनका सॉफ्टवेयर ऐसा है कि वो डिस्कनेक्ट हो जाता है या फिर वार्निंग आने लगती है। वो 10 मिनट का होता है। भाई रेगुलर क्लास आप एक ही जगह कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ या तो यहाँ, वो दो जगह अलाउ नहीं होता ना। चलो ठीक है। यार मैंने क्या कहा, वहां पे मेरा आप रेगुलर क्लास में नहीं पाएंगे। मेरा नाम इसी नाम से है, कोई नाम नहीं है, लेकिन वो आपको डाउट सेशन में ही मिलेगा। रेगुलर क्लास आप एक ही जगह ले सकते हैं भैया, वो बड़े प्लेटफॉर्म है, ठीक है? आप दो जगह लेंगे तो वो फिर आपके ऊपर केस कर देते हैं। आप रेगुलर एक जगह काम करेंगे, पार्ट टाइम आप चाहे चाहे जो करिए, इसलिए आप डाउट सेशन में देखेंगे तो आपको मिलेगा। चलिए बाय बाय सभी को।